हाथरस की दुर्घटना, हाथरस की घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पहली बार कैमरे के सामने बाबा सूरजपाल आया और घटना के को लेकर कहा कि मैं घटना के बाद से दुखी हूं, प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें, उपद्रवियों पर कार्रवाई होगी। बाबा सूरजपाल का पहला बयान हाथरस घटना के बाद से। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो सुन रहे थे आप बाबा सूरजपाल का वो बयान जो पहली बार सामने आया है मीडिया में इस पूरी घटना के बाद से। पुनीत शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। पुनीत, बाबा के इतने देर के बाद पहले बयान के क्या मतलब निकाले जाएं, तब जबकि ये बयान बड़ा ही नपा तुला है, बिल्कुल सधा हुआ है, लिखा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी कानून के जानकार से सलाह लेकर उन्होंने इतने दिनों सोच समझ के ये बयान दिया है। बहुत ही कहें कि इस पूरे मामले में अपने आप को बचाते हुए बयान दिया गया है। कैसे देखा जाए और पुलिस को क्या इस बयान से कहीं कोई मतलब क्लू मिल पाएगा? देखिए, 2 तारीख को एक घटना हुई और उसके 5 दिन के बाद ये बाबा का बयान आया है। जो बाबा के वकील हैं वो ए.पी. सिंह है और ए.पी. सिंह ने लगातार इस बात को कहा था कि जो मधुकर है उसका सरेंडर कराया जाएगा। कल उसको सरेंडर किया गया। हालांकि यूपी पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी की गई और ये भी कहा गया था कि बाबा सही समय आने पर सामने आएंगे। तो बाबा ने अब अपना जो वीडियो बयान है वो इस वक्त उनका सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो उपद्रवी होंगे वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी बाबा ने अपने मैसेज में जो कि नपा तुला बोला है उसमें साफ कहा है कि उसमें उनका या उनके अनुयायियों का रोल नहीं है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर से आया और उसने इस तरीके का उपद्रव किया हो। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस बात को बाबा कह रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को अब इनका जो आश्रम है वो पूरा ख्याल रखेगा, घायलों का उपचार कराया जाएगा। हालांकि यहां तक कह रहे हैं कि जिंदगी भर उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि बाबा ने पूरी कानूनी सलाह लेने के बाद बहुत नपा तुला बयान दिया है सामने और अपने आप को निर्दोष बताते हुए उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। और यह भी साफ हो चुका है कि बाबा कहीं और नहीं बल्कि मैनपुरी के इसी आश्रम में इस वक्त मौजूद है और एफआईआर में चूंकि नाम नहीं है तो पुलिस ने भी अभी तक कोई पूछताछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल पुनीत, हम चाहेंगे कि जहां पर आप मौजूद हैं जरा उसकी भी तस्वीरें दिखाइए। आज सुबह बाबा के इस आश्रम में क्या हलचल है, और जैसा आप कह रहे हैं कि वीडियो आ गया है तो अब ये कंफर्म है कि बाबा यहीं पर होंगे और कहीं नहीं होंगे।
देखिए, ये मैनपुरी का बिछुआ आश्रम है और पुलिस की टीम इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है। और आपको बता दें कि हर रोज की तरह यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा जरूर है, लेकिन पुलिस मौजूद है और तमाम जो भक्त होते हैं वो भी आते हैं। सामने आपको बारिश में भीगती एक महिला आ रही है जो कि आश्रम के मुख्य द्वार की तरफ वो जा रही हैं। इस वक्त यहाँ पर लोग रोजाना आते हैं जो उनके भक्त हैं और माथा टेकते हैं उनके दरवाजे पर। फिलहाल सुरक्षा की बात करें तो हर रोज की तरह यहाँ पर पुलिस की काफी कड़ी सुरक्षा की गई है। कई इंस्पेक्टर लेवल रैंक के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हैं और सीओ भी यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा पीएससी को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। किसी भी बाहर के शख्स की इस आश्रम के अंदर किसी भी तरीके की कोई एंट्री बिछुआ नहीं के है। इस आश्रम को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष ने बहुत पहले ही बता दिया था कि किस तरह से पुलिस की हलचल यहाँ रही है। पुनीत, हम दोबारा लौटते रहेंगे आपके पास। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिछुआ आश्रम से हमारे संवाददाता पुनीत बता रहे थे कि आज कैसी हलचल है उस आश्रम के पास। लेकिन ये भी सवाल उठाता है कि पुलिस नहीं पहुंच पाती बाबा तक, लेकिन न्यूज एजेंसी पहुंच जाती है। एक और बड़ी खबर ये कि हाथरस हादसे पर मायावती का बयान आया है। भोले बाबा के अंधविश्वास में न फंसे, ये बीएसपी के नेता मायावती की तरफ से कहा गया। भोले बाबा के पाखंडवाद में न फंसे, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चले, भोले बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये भी कहना है मायावती का। सरकार राजनीतिक स्वार्थ में ढीली न पड़े, ये भी मायावती की तरफ से याद दिलाया गया। या अंधविश्वास फैलाने वाले दूसरे बाबाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मायावती की तरफ से ये महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। और ये कहा गया है उनकी ओर से कि सरकार राजनीतिक स्वार्थ में ढीली न पड़े। उनकी तरफ से कहा गया कि भोले बाबा पर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और लोगों से अपील की गई है, दरअसल लोगों से, मासूम जनता से अपील की गई है कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलें, अंधविश्वास पर नहीं। और हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली के नजफगढ़ से हुई है गिरफ्तारी। पुलिस ने देव प्रकाश को यूपी एसटीएफ को सौंपा। हाथरस हादसे के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है देव प्रकाश मधुकर। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें भी मधुकर का नाम है। भगदड़ कांड के मुख्य आरोपी मधुकर को यूपी पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। मधुकर पर 1 लाख रुपए का नाम था। मधुकर हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि यूपी पुलिस ने उसे दिल्ली के एक अस्पताल से गिरफ्तार किया और फिर उसकी कस्टडी एसटीएफ को सौंप दी। मधुकर ये हाथरस कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। इसके साथ ही वो बाबा का खास आदमी भी बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा ने उसी से फोन पर काफी देर तक बात की थी। भगदड़ की घटना के बाद से देव प्रकाश मधुकर घर नहीं लौटा था। उसके परिवार के सदस्य भी लापता हैं। गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ मधुकर से पूछताछ में जुटी है। मधुकर को आज हाथरस कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसटीएफ कोर्ट से उसकी रिमांड की मांग कर सकती है। हालांकि बाबा नारायण साकार हरि के वकील एपी सिंह का दावा है कि पुलिस ने मधुकर को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसने खुद एसटीएफ के सामने सरेंडर किया है। और हाथरस में हुई भगदड़ में 121 लोग मारे गए। मारे गए लोगों में एक ऐसा परिवार भी है जिसने अपने 3 सदस्यों को खो दिया। हाथरस के सोखना गांव से 30 लोग सत्संग में गए थे, लेकिन सबकी किस्मत अच्छी नहीं थी। मंगलवार को सत्संग में हुई भगदड़ से इस गांव के 4 लोगों की मौत हो गई। इस गांव का एक परिवार तो ऐसा है जिसके 3 सदस्यों को जान गंवानी पड़ी। परिवार के तीनों सदस्यों का अंतिम संस्कार एक साथ हुआ तो परिजनों के साथ पूरे गांव में उदासी छा गई। एक ही परिवार की दादी, बहू और पोती की मौत होने से गांव में माहौल काफी गमगीन बना हुआ है। एक साथ 3 लोगों को खोने से परिवार के लोग बेहाल हैं। लोगों के मन में बाबा के खिलाफ भारी गुस्सा है। लोग बाबा को फर्जी और ढोंगी बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर वो चमत्कारी होते, उनके अंदर शक्ति होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। भगदड़ में 121 बेगुनाह लोगों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। अंधविश्वास है, सब अंधविश्वास है, ये कुछ नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति होती, भगवान होते, तो तुम्हें मालूम नहीं थी इस हादसा को रोक नहीं सकते थे। अब आपके परिवार में कौन? मेरे परिवार में मैं ही और मेरे बच्चा है 3।
मंगलवार को जो सत्संग हुआ था उसके आयोजकों में सिकंदराव की गायत्री देवी का नाम भी शामिल है। हादसे के बाद गायत्री देवी भोले बाबा को फर्जी बता रही हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही हैं। आपको लगता है कि अब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई, बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या किस तरह की कार्रवाई? ऐसे होने चाहिए जो जैसे कि जो हादसा हुआ तो देखना चाहिए था ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, और फिर अगर शक्ति थी तो सही कर देते। किसको सही कर देते? आप कह रहे हैं कि जिन लोगों की मौत हुई है, जिन लोगों की मौत हुई सही कर देते तो सच्चाई सामने आ जाती। तो अब आपको क्या लगता है? आप तो भक्त थी, बाबा पे बड़ा भरोसा करती थी, आपको लगता था बीमारी ठीक कर देंगे? बिल्कुल टूट गई है, अब तो हम बिल्कुल टूट गए। अब मुझको नहीं जाना है, मुझे पता भी नहीं था कि हमारे साथ में ऐसा होगा। नहीं, आप घबराइए नहीं, हालांकि आयोजकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। अच्छा बताइए, देव प्रकाश मधुकर जो मुख्य सेवादार हैं वो उनको भी आरोपी बनाया गया, पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया। वो भी आपके पड़ोसी हैं, तो उनसे कभी बातचीत हुई, कोई राब्ता हुआ उनसे? नहीं, उनसे हमारी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, उनसे आपकी बात नहीं बात हुई, इतना झूठ नहीं बोलेंगे। और बाबा नारायण साकार हरि के एक सेवादार हैं चरण सिंह, जो घटना वाले दिन मौके पर मौजूद थे। TV9 संवाददाता शिवांग माथुर ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि आखिर घटना हुई कैसे। आप क्या कह रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ? कि लोग बाग भागे क्यों, एक के ऊपर एक क्यों चढ़ बैठे? हादसा मैं बता तो रहा हूँ। हादसा हुआ, एक तो पार्किंग की कमी थी वहाँ, क्योंकि पार्किंग नहीं थी। कमेटी के जो आयोजन करता है उन्होंने पार्किंग कहीं नहीं की, रोड पे गाड़ियाँ लगी और इसीलिए वहाँ भीड़ रखी ज़्यादा रही, उस वजह से भी तो हादसा हो सकता है। और एक जल सेवा जो लगे हुए थे वो पानी रोड पे ही थे, वो भी पानी का कीचड़ हो रहा है, उससे भी फिसलन होती है। ये 2-3 चीज़ें मैंने देखी ऐसी। और एक अगर वहाँ CCTV कैमरा भी होता जहाँ गली पे एंट्री पे और वहाँ पूरे में, तो उसमें ये पता चल जाता साहब कि भाई एक हादसा करने वाला कौन है शैतान। लेकिन CCTV कैमरा होता कैसे? मैं खुद हाथरस गया था, मैंने वीडियोस देखी हैं। जो आपके सेवादार हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे वीडियो बनाता है उसको कहते हैं भाई फ़ोन बंद कर ले। फ़ोन क्यों बंद कराते हैं आप लोग? वीडियो क्यों नहीं बनाने देते? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैंने वीडियोस देखी है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, कई सारे सेवादार जो वर्दी में होते हैं, नहीं वो वर्दी वाले वीडियो, वो वर्दी में आप सुनिए, वो वर्दी वाले लोग पब्लिक को वीडियो क्यों नहीं बनाने देते? नहीं, पत्रकार लोग आते हैं और वहाँ वीडियो बनाते हैं, उनको तो किसी को नहीं रोका जाता। आगे बढ़ते खबरों में अग्निवीर योजना को लेकर खबर है। अग्निवीर योजना और मुआवजे को लेकर जारी सियासत के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। देखिए रिपोर्ट। पंजाब के खन्ना के शहीद अग्निवीर अजय कुमार को केंद्र सरकार से मुआवजा मिला या नहीं, इसको लेकर सियासी बहसबाजी नहीं थम रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने वीडियो संदेश में दावा किया कि अजय कुमार को जो पैसा मिला है वो मुआवजे का पैसा नहीं है। शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पनसेशन नहीं मिला है। 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है। कॉम्पनसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है। हालांकि TV9 भारतवर्ष से बातचीत में अजय कुमार के पिता ने पैसे मिलने की बात की थी, लेकिन राहुल गांधी के वीडियो में अब वो कह रहे हैं कि उन्हें इंश्योरेंस कंपनी का पैसा मिला है। जो भी सानू पैसा मिला वो एक टाइम सोर्स मिला, हमें जो बेटे का करा था ICICI बैंक से, है जी। एक जोड़ता इलाका फौज में सोर्स सिक्योरिटी जो भी होती है वो मिला है। राहुल ने इस मुद्दे को देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया और कहा कि वो देश के सामने इसका खुलासा करते रहेंगे। सच्चाई ये है कि आज हिंदुस्तान में 2 तरीके के शहीद हैं, एक नॉर्मल जवान और दूसरा अग्निवीर। शहीद दोनों होंगे, मगर एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और अग्निवीर की शहादत और मुआवजे से जुड़े सियासी संग्राम के बीच आगरा में एक अग्निवीर की मौत ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। देखिए यूपी के बलिया से ये रिपोर्ट। अग्निवीर जवान श्रीकांत चौधरी की ड्यूटी के दौरान सिर पर गोली लगने से मौत हुई या उन्होंने खुदकुशी की, इन 2 सवालों के बीच यूपी के बलिया में सेना ने उन्हें सलामी भी दे दी और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि उनकी मौत सामान्य नहीं है। श्रीकांत एयरफोर्स की आगरा यूनिट में बतौर अग्निवीर जवान तैनात थे। तरह से गोली लगी थी, वो भी हमें बताया गया कि एक नहीं 3 गोली लगी है एक ही जगह। कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी संदेहात्मक है, क्योंकि ये क्लियर होना चाहिए।
परिजन मौत से जुड़ी चल रही जांच को लेकर संतुष्ट नहीं हैं और मजिस्ट्रेट या सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका दावा है कि श्रीकांत पर किसी तरह का मानसिक दबाव नहीं था, ऐसे में खुदकुशी करने की कोई वजह नहीं थी। कि उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफल से खुद को शूट कर लिया है। और मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था, हर किसी को गाइड करता था, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को भी। परिजनों ने अग्निवीर श्रीकांत को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। और लुधियाना में शिवसेना नेता पर जानलेवा हमला करने वाले 2 निहंग सिखों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरा हमलावर अभी भी फरार बताया जा रहा है। पंजाब के लुधियाना से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा सहम गया। शिवसेना नेता संदीप थापर पर निहंगों ने तलवार से एक के बाद एक कई वार किए। हमलावर उन्हें तब तक निशाना बनाते रहे जब तक कि वो जख्मी होकर जमीन पर नहीं गिर गए। इसके बाद हमलावर उनकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने घटना के 6 घंटे के अंदर ही आरोपी निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो 2 अक्यूज जो वांटेड थे लुधियाना पुलिस को, ये गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के पास के इलाके में हमारी टीम्स को मिले, वहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया और इनको वहाँ पर काबू करके लुधियाना पुलिस को हैंड किया। शिवसेना नेता पर हुए हमले की वजह से पंजाब की सियासी गलियों में भी खलबली मच गई है। घटना के बाद लोगों में भारी गुस्सा है। हिंदू संगठनों ने आज बंद बुलाया है और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। साजिश के तहत है जी, ये जिहड़ा एक वारदात हुई है सिविल हॉस्पिटल के बाहर और इन्ना चलदा एरिया होवे उत्थे वारदात हो जाए, बड़ी शर्मनाक गल है। साडे पंजाब के जिहड़े सीएम है उन्हां नूं इत्ते एक्शन लेना चाहिए इमीडिएट। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आज से शुरू नहीं हुई नीट की काउंसलिंग। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, 6 जुलाई से दरअसल शुरू होनी थी काउंसलिंग, लेकिन आज से शुरू नहीं हुई है। छात्रों को अब तक नहीं दी गई है काउंसलिंग के बारे में कोई जानकारी भी। जल्द काउंसलिंग की नई तारीख घोषित होगी। ये मामला कोर्ट में लंबित है। 8 जुलाई को कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आज काउंसलिंग शुरू होनी थी, लेकिन वो शुरू नहीं हुई। नई तारीख के बारे में जल्द बताया जाएगा। इधर लालू यादव के एक बयान ने सियासी पारा फिर से चढ़ा दिया है, जिसके बाद बीजेपी हमलावर है। देखिए सियासी गलियारे में ये खबर क्या है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के इसी बयान से बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी संग्राम मच गया। लालू ने दावा किया कि अगस्त तक मोदी सरकार गिर जाएगी। इस बयान से बिफरी बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। लालू यादव जी के उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं और वो अब सपना जो देख रहे हैं, बड़ा उनको घबराने वाला सपना आ रहा है। हमारी कामना है कि वो स्वस्थ हो जाएं। मां भारती के संतानों का आशीर्वाद मिला है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और लालू यादव के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनिए। यादव अपना देखें, नीतीश कुमार का पैर पूजे, नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बाप बेटा उनको जाके चरण छुए, जो उन्हें 2015 में एक लाइफ दे दिया, नहीं तो फिर अगला बार ये 22 सीट पर अटकेंगे। देखिए, ये लोग लोकतंत्र का और संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। संविधान हाथ में लेके लहराना एक बात है और संविधान का सम्मान करना एक बात है। संविधान का सम्मान करते तो आज जनादेश को स्वीकार कर चुके होते। आज अब उनको अभी भी लगता है कि पता नहीं कब हमको सत्ता में आने का मौका मिल जाए। एनडीए फुल बहुमत के साथ सरकार चला रही है और ये 5 साल तक जैसे पीछे पूरा हुआ है उससे भी अच्छे से पूरा करेगी। और आइए खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में 21 नवजात बच्चों की मौत के बाद से कलवा का सरकारी अस्पताल सवालों के घेरे में है।
अब अस्पताल प्रशासन ने इस मामले को लेकर सफाई दी है। ठाणे के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल के प्रबंधन ने 21 नवजात बच्चों की मौत का जो कारण बताया है वो गले से उतरने वाला नहीं है। प्रबंधन ये भी दावा कर रहा है कि ज्यादातर बच्चों को देर से अस्पताल लाया गया, जबकि 21 में 15 बच्चों का जन्म इसी अस्पताल में हुआ था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने मौत की और कई वजह गिनाई हैं। उसकी जो मृत्यु का कारण था, अगर अपन इसका एनालिसिस करते हैं तो 21 में से 19 बच्चे जो है वो लो बर्थ वेट थे, मतलब जिसका वजन जो रिक्वायरमेंट वजन है उससे काफ़ी कम था। अस्पताल के NICU में 90 बच्चे एडमिट हुए थे, इसमें से 21 की मौत हुई है। अस्पताल का दावा है कि 13 बच्चे ऐसे थे जिनका वजन बहुत कम था और इनके इलाज में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती गई है। 21 नवजात बच्चों की मौत के बाद ये सरकारी अस्पताल इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि 2023 के दिसंबर महीने में इसी अस्पताल में 24 घंटे के अंदर 18 मरीजों की मौत हुई थी। और मेरठ प्रशासन ने कमल अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। आरोप है कि कुछ दिनों पहले अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक महिला की मौत हो गई। अस्पताल के मुख्य गेट पर ताला लगा है और बाहर लोग धरने पर बैठे हैं। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी गुस्सा है। ये गुस्सा अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद भड़का है। दरअसल एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल ब्लेड छोड़ दिया, जो महिला की मौत की वजह बन गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जिला प्रशासन ने अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। जो भी फिलहाल अस्पताल का जो लाइसेंस है वो स्थगित कर दिया गया है और अस्पताल में कोई भी पेशेंट भर्ती नहीं है। तो जैसे ही जांच पूरी होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने पीड़ित परिवार को अपना बयान दर्ज करवाने के लिए बुलाया है ताकि घटना की जांच में और तेजी आ सके। मैंने इनको कहा कि आपको जो बयान देने हैं बिना परिजनों के बयान दिए हुए जांच होना संभव नहीं है। तो इनके द्वारा अभी तक किसी तरह कोई बयान नहीं दिया है। इस वक्त MP से मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। भिंड में BSc परीक्षाओं में खुलेआम नकल हुई। सरकारी कॉलेज में नकल का CCTV वीडियो आया है। परीक्षार्थी गाइड और पर्चियों से कर रहे थे खुलेआम नकल। खुलेआम चीटिंग चल रही है। परीक्षकों की मौजूदगी में नकल कराई जा रही है। इन्विजिलेटर्स मौजूद हैं, जो परीक्षक हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सब छात्र एकजुट होकर नकल कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। भिंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। शुभम और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जी शुभम। देखिए, नकल यहाँ पर धड़ल्ले से चल रही थी किताब कॉपियों के जरिए, और जैसे ही SDM वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए पहुंचे तो वहाँ पर कुछ हलचल हुई। उन्हें वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं लगा। जो भी पर्यवेक्षक वहाँ पर नकल करवा रहे थे उनके हाव ठीक नहीं थे। इसके बाद उसी कॉलेज के CCTV कैमरे चेक किए गए और उस फुटेज में साफ निकल कर आया कि कैसे SDM के आने के पहले ही वहाँ पर नकल करवाई जा रही थी। और जब सूचित हुआ कि SDM इस कक्ष में आएंगे, यहाँ पर जांच करेंगे, फटाफट वहां से जो भी नकल के दस्तावेज थे वो हटाए गए। जी शुक्रिया शुभम, नजर बना के रखिए, बड़ी खबर है। और इस तरह खुलेआम नकल का ये वीडियो, CCTV फुटेज सामने आ चुका है। भिंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्लास में किस तरह छात्र नकल कर रहे हैं और परीक्षक भी वहां पर मौजूद है। और पुल गिरने की घटनाओं के बाद सवालों में घिरी नीतीश सरकार ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। हादसों से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने क्या फैसला लिया है, देखिए इस रिपोर्ट में। 17 दिन के अंदर 10 पुल गिरने के बाद बिहार सरकार एक्शन मोड में आई है। जिम्मेदार इंजीनियर्स को निलंबित किया गया है, अधिकारियों से सफाई मांगी गई है और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सरकार ने 15 अभियंताओं को निलंबित कर दिया है, 3 अधिशासी अभियंता भी निलंबित। रिपोर्ट आने के बाद एक्शन हुआ। अभियंताओं पर लापरवाही का आरोप लगा, निगरानी नहीं करने का आरोप लगा।
पूर्वी चंपारण और मधुबनी के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। अररिया में ठेकेदार पर एक्शन। इन घटनाओं के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले 18 साल से ग्रामीण विकास कार्य का विभाग जेडीयू के पास था। 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुले वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और अब आपको राजस्थान के बीकानेर और धौलपुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां इतनी बारिश हुई कि कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने जल निकासी के इंतजाम की पोल खोलकर रख दी है। अभी तो मानसून की शुरुआत हुई है और देख लीजिए बीकानेर का क्या हाल हो चुका है। बीकानेर का कोई इलाका नहीं बचा होगा जहां जल भराव नहीं हुआ। यहां तक कि बीकानेर के पौष इलाकों में भी पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। बीकानेर में कई सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियों का चक्का पूरा डूब गया। कई जगह नाले खुले हुए हैं, उनके ऊपर स्लैब नहीं है, जिसकी वजह से बड़ी अनहोनी भी हो सकती है। धौलपुर में भी भारी बारिश ने त्राही त्राही मचाई है। धौलपुर के कई इलाके आसमानी आफत का कहर झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से लोगों का हाल बेहाल है। सड़कों पर सैलाब का नजारा दिख रहा है। आसमानी आफत ने ऐसी तबाही मचाई है कि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को हो रही है। स्कूल जाने के लिए घुटनों तक लगे पानी को पार करना पड़ रहा है। सड़क पर बने गड्ढों से गिरने से बचने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना पड़ रहा है। यूपी के कई जिले जल जमाव की जद में हैं। बहराइच से लेकर अयोध्या का हाल क्या है, देखिए इस रिपोर्ट। देश के मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने एक तरफ लोगों की मुसीबत बढ़ाई तो दूसरी तरफ निगम की तैयारियों का सच भी सामने ला दिया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की हैं। तेज बारिश के बाद कुछ लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए देसी जुगाड़ करते नजर आए। बहराइच में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर पानी भरने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूपी के मुरादाबाद में कहीं गाड़ियां फंस रही हैं तो कहीं जाम लग रहा है। हर छोटी बड़ी सड़कें और गलियां पानी से लबालब हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि हर साल बारिश में शहर का यही हाल होता है। मुरादाबाद में भी पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद कई इलाकों में जल भराव से लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पिछले 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से अयोध्या की सरयू नदी का जल स्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी नदी के किनारे कम जा रहे हैं। किसी अनहोनी से निपटने के लिए नदी के किनारे बोट तैनात हैं। और बिहार में भी बारिश का कहर शहरों की व्यवस्थाओं की पोल खोल रहा है। हाजीपुर अस्पताल में पिछले कई दिनों से पानी भरा हुआ है। बिहार के हाजीपुर के सदर अस्पताल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो 2 जुलाई की हैं। अस्पताल में हर जगह पानी था। जनरल वार्ड से लेकर एक्सरे रूम तक पानी की जद में थे और मरीज बेहाल थे। अब आप इसी अस्पताल की ताजी तस्वीर देखिए। हालात में कोई तब्दीली नहीं है। सदर अस्पताल के अंदर आज भी पानी है। ओटी से लेकर नर्स, ड्यूटी रूम और बाकी विभाग पानी पानी है। कुछ लोग पानी से बचकर अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे हैं और कुछ लोग पानी से गुजरकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। अब आप अस्पताल से बाहर निकलिए और वैशाली जिले का हाल देखिए। शहर के सिनेमा रोड, स्टेशन रोड, कचहरी रोड सहित दर्जनों सड़कों पर पानी भरा है और रोजमर्रा की तरह लोगों की जिंदगी चल रही है। लोग पानी से गुजरकर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, क्योंकि लोगों को भी पता है कि हालात तभी ठीक होंगे जब आसमान से बरसने वाली मुसीबत कम होगी। वैशाली में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने हुक्मरानों के दावों की पोल खोली है। हर साल की तरह इस साल भी सदर अस्पताल में पानी भरा है, लेकिन बरसात से पहले इन समस्या के समाधान पर कोई गंभीर कदम नहीं उठाए गए। बिहार के शिवहर में स्कूल कॉलेज के अंदर पानी भर गया है, देखिए रिपोर्ट। बिहार के शिवहर का सरकारी स्कूल इन दिनों स्विमिंग पूल बना हुआ है। स्कूल परिसर के अंदर पानी भर चुका है। 1-2 बच्चे स्कूल के बाहर नजर आ रहे हैं। उनके लिए बारिश मस्ती लेकर जरूर आई है।
लेकिन स्कूल के अंदर जमा पानी चरमराई हुई व्यवस्था पर शर्म की छींटे डाल रही है। शिवहर के सुंदरपुर के मध्य विद्यालय में पिछले कई दिनों से 3 फीट पानी भरा है। स्कूल में शिक्षक तो हैं, लेकिन बच्चे नदारद हैं। स्कूल के अंदर बैठना तो दूर, खड़े होने की भी गुंजाइश नहीं है। स्कूल प्रभारी ने बताया कि जल भराव की समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। विद्यालय में पानी का जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि यथाशीघ्र पानी विद्यालय परिसर से निकाल दिया जाए। आपने इसके लिए अभी डीओ साहब को कुछ बताया है कि नहीं जी? फोटो खींच करके हम उनको भेज दिए हैं। शिवहर का मध्य विद्यालय ही नहीं, बल्कि जिला मुख्यालय का डिग्री कॉलेज परिसर भी झील में तब्दील हो चुका है और पढ़ाई लिखाई ठप है। और एक बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ट्रक बेकाबू हो गया है। बेकाबू ट्रक की चपेट में आए 4 लोग। ट्रक हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। भयंकर हादसा हुआ है, सड़क हादसा। और ये देखिए, एक अनियंत्रित होकर ट्रक कैसे गाड़ियों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रक इस कदर बेकाबू हो गया और ये चलती सड़क में, जहां पर आवाजाही इतनी ज्यादा थी, लोगों की बाइक्स को देख रहे हैं और बाइक्स को टक्कर मारते हुए, रौंदते हुए ये ट्रक आगे बढ़ गया है। 4 लोग घायल हुए हैं इस ट्रक हादसे में। इसका सीसीटीवी वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। तो बेकाबू ट्रक की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से बाइक सवारों को ये कुचलता हुआ, रौंदता हुआ ट्रक आगे बढ़ गया। सिरमौर हिमाचल प्रदेश की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और एक बड़ी खबर आ रही है, यूपी के गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की घटना हुई है। गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में महिला से चेन स्नैचिंग कर दी गई। बाइक सवार बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हुए हैं। एक और वारदात सामने आई है चेन स्नैचिंग की। बाइक सवार बदमाश महिला से चेन छीनकर फरार हो गए। ये देखिए, तस्वीरें भी आ गई हैं सीसीटीवी में। ये पूरी वारदात कैद हो गई है। इस तरह ये बाइक सवार आते हैं और चलती महिला पर इस तरह धावा बोलते हैं और चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और महिला गिर जाती है सड़क पर। ये जो घर के पास का सीसीटीवी है, उसके आधार पर ये तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए और अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 3 वॉर फ्रंट पर। यहां से कैसी बारूदी आग निकल रही है, एक एक करके जो जानकारी हम आपको रखने जा रहे हैं आपके सामने, वो परेशान करने वाली है। जी हां, मध्य पूर्व में इजराइल वर्सेस लेबनान में तनाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह ने 200 रॉकेट से इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ग्रुप ने बयान जारी किया, कहा कि उसने अपने टॉप कमांडर्स की मौत का बदला लेने के लिए 200 रॉकेट्स एक साथ दागे। उधर रूस यूक्रेन फ्रंट पर जेलेंस्की को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस ने जंग में यूक्रेन के रणनीतिक शहर चासीव यार पर नियंत्रण पा लिया है। जेलेंस्की को मजबूरन यहां से अपने सैनिक वापस बुलाने पड़े। और तीसरा फ्रंट चीन ताइवान के बीच सुलगता दिख रहा है। असल में चीन ने एक बार फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की कोशिश की। चीन के J-26 फाइटर जेट समेत 26 विमान ताइवान की हवाई सीमा के बेहद करीब पहुंच गए। ताइपे ने इस हरकत पर बीजिंग को चेतावनी दी है। 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद हमास से बदला लेने के चक्कर में नेतन्याहू पूरे फंस चुके हैं। 9 महीने से जहां इजराइल की सेना गाजा में हमास के लड़ाकों से इंतकाम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही है, वहीं अब हिजबुल्लाह ऐसा सिरदर्द बन चुका है कि इजराइल की नींद उड़ी। सोचिए, हिजबुल्लाह इतना ताकतवर है कि उसने एक ही दिन में 200 रॉकेट से इजराइल के अलग अलग इलाकों को थर्रा दिया। अपने टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की हत्या से बौखलाए हिजबुल्लाह ने आयरन डोम की सुरक्षा के चक्रव्यूह को ऐसा तोड़ा कि इजराइल की सेना को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह का दावा है कि आईडीएफ के 5 रेजिमेंट हेडक्वार्टर को टारगेट किया गया। गोलान डिवीजन के कमांड सेंटर पर भीषण हमले किए। 20 से ज्यादा ठिकानों को नष्ट करने का दम भरा। नफा बेस, यार्डन आर्टिलरी मुख्यालय में विध्वंसक हमले किए और आईडीएफ के 18 सैनिकों की मौत के दावे किए। हालांकि इस रॉकेट अटैक में नॉर्थ इजराइल में 10 से ज्यादा नागरिकों की मौत भी हुई।
ये वो हिजबुल्लाह है जिसे इजराइल हमास की तरह कुचल देने की धमकी कई दिनों से दे रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह है कि डरने का नाम नहीं ले रहा। उसने कत्यूसा रॉकेट लॉन्चिंग का वीडियो जारी करके इजराइल में विनाश लाने की चेतावनी दी। हिजबुल्लाह की आक्रामकता से नेतन्याहू अब बेचैन दिख रहे हैं। उन्होंने नई चेतावनी में खून शब्द का जिक्र किया। कहा कि इजरायली सेना लेबनान से संघर्ष के लिए तैयार है और हमसे टकराने वालों के सिर खून से सने होंगे। लेकिन ग्राउंड की स्थिति यह है कि इजराइल चौतरफा घिर चुका है। हमास हिजबुल्लाह की जुगलबंदी से दो फ्रंट पर लड़ाई लड़ने वाले इजराइल की सैन्य ताकत हर दिन कमजोर हो रही है और इजराइल के खिलाफ नई रणनीति, नई तबाही की ओर इशारा कर रही है।